हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल होम क्लासेस में। जैसा कि आपके रिस्पांस बहुत अच्छे मिल रहे हैं और हम लोग इसी तरह अगर बोर्ड की तैयारी करें तो आने वाले हम दिनों में अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कुछ लोगों को डाउट्स था, कुछ लोगों को कहना, जैसे पूजा माहौर ने कहा था कि सर जो चैप्टर बचे हैं आप प्लीज उनको फाइनल शॉट बना दीजिए। बिल्कुल बच्चा मत घबराओ, अब हम लोग एकदम सीरियल वे से चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और आज हम लोग पहुंच गए कौन से चैप्टर? फोर्थ चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। आज हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में इसी तरह हम लोग अपने सीरियल से हर चैप्टर को रीड जरूर करेंगे। तो आप बिल्कुल कहीं मत जाइए, आप बिल्कुल बने रहिए। आपके एग्जाम में बोर्ड के पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में आएंगे। पिछले 10 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, अति लघु, लघु में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को हम यहां आज लेकर आए हैं और 100% आपको हम अच्छे मार्क्स दिलाकर जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर के, ये क्लास 12 के लिए। अगर जो बच्चे क्लास 12 के हैं वो जरूर देखें। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि शुरुआत है हमारी बहुविकल्पी क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी अपीयर हैं, बेटा वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कुछ बच्चे कोई शिकायत आ रही है सर क्लास 10 का भी बनाइए, तो बिल्कुल बच्चों आप मत घबराइए, क्लास 10 के भी वीडियो जरूर बनेंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जो चैप्टर 4 की तैयारी कर रहे हैं, रासायनिक बलगति की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑब्जर्व करिए, अभिक्रिया की कोटि हमने याद कराई थी, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। हम सबसे पहले उन बच्चों की बात करें जिनको डाउट्स है वो मुझे तुरंत मैसेज कीजिए। हम आपके मैसेज को देखकर या तो टेलीग्राम पे या तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करेंगे। तो वो बच्चे तैयार हो जाइए जो इन क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? अब याद करिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला बताना है। तो याद करिए, आपको बताया था कि आप देखिए टी हाफ को लेकर चले। टी हाफ मतलब क्या? अर्ध आयुकाल। अब याद करिए, अर्ध आयुकाल किसके समानुपाती होता है? जल्दी बच्चों तैयार हो जाओ, जो बच्चे देख रहे हैं। क्वेश्चन है अर्ध आयु, जिसको टी हाफ से डिनोट किया, वो किसके समानुपाती होता है? ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। तो याद करिए, अभिक्रिया की कोटि कैसी? शून्य कोटि। तो 100% क्या होगा? शून्य घात के समानुपाती होगा। हम लोग यही याद किए थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल है वो किसके लिए समानुपाती होगा? अर्ध आयुकाल के लिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा क्या? टी हाफ। इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं तो यस सर में आंसर दीजिए, हम आगे चले। हम लोगों ने ऐसे ही करके याद रखे थे कि शून्य कोटि के लिए क्या होगा, द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, तृतीय कोटि के लिए क्या होगा। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध। क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। बच्चों याद करो, वेग स्थिरांक को हम लोग दिखाए थे किससे? कैसे? और अर्ध आयु काल को दिखाए थे किससे? टी हाफ से। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से फॉर्मूला है जो इससे संबंधित होगा? एक थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेबल है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, वो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो यहां हम लिख दे रहे के बराबर टी हाफ इंटू 0.6932। ठीक है, अब इन चारों में से बताओ कौन सा संबंध है? हमने आपको पहले ही बोला था कि एक क्या करिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए।
फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इनको याद करने में। तो आप वैसी चार्ट का इस्तेमाल करके बताइए कि कौन सा संबंध होगा। तो बिल्कुल आप लोग के आंसर बिल्कुल सही है, ये होगा आपका ये k बराबर 0.693/2 t हाफ, ठीक है, 0.6932/t हाफ, जहां t हाफ अर्ध आयुकाल, k अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और ये वैल्यू। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। आप कहोगे सर आप एमसीक्यू होमवर्क में दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चा आप कर सकते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय, मतलब आपको टी हाफ की वैल्यू दे दिया, कितना 4 मिनट। तो अभिक्रिया 99.9% में कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। याद करिए हमने आपको आंकिक में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। आपको ट्रिक भी बताया था याद है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखिए बेटा कौन सी कोटि, शून्य कोटि। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग स्थिरांक का मात्रक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोगों ने याद रखा टी हाफ जो है वो k प्रोपोर्शनल के बराबर था। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान याद करें तो वो किसके बराबर था, याद करिए। तो वो हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है आपको वो बहुत इजी है ना। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और एक तो आप भूलेगा नहीं, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करें, वेग स्थिरांक का ताप हम लोग क्या करें, बढ़ा रहे। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अभिक्रिया की जो दर है वो भी उसके साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अति लघु में कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद रखिए, मान अपने आप निकालिए, एकदम इजी। क्योंकि हम लोगों ने याद रखा था यहां पे फॉर्मूला, याद करिए अभिक्रिया का वेग जो था वो dx/dt था। तो ये जो x है वो था मोल प्रति लीटर और dt मतलब सेकंड, तो ये नीचे हो गया क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये ऐसे है, मोल बटे लीटर गुणे सेकंड। और मेरे बच्चे जानते हैं जब ये चीज ऊपर जाती है तो वो बन जाती है इनवर्स। क्लियर, चलिए अब हम लोग बढ़ते बेटा अति लघु में। अति लघु का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, ठीक है। और दूसरा, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वीरेंद्र का कहना था सर आप क्या करिए, साफ पेज पे बनाया करिए, हम वहीं से लिख लेंगे। तो बिल्कुल बच्चों आज आपके कहने अनुसार आप आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, हेडिंग बनाइए अति लघु का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए अति लघु का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक।
लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। फास्ट फास्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अति लघु है। वीरेंद्र बेटा समझ में आ रहा है ना आपको? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जिसको दिखाते हैं औसतन k से। हेडिंग बना लीजिए ऐसे। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लिखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ठीक है, किसी क्षण अभिकारक का किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अभिक्रिया का वेग क्या dx अपॉन dt सांद्रण C के समानुपाती होगा। क्या फॉर्मूला भाई? dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल C। और मेरे बच्चे जानते हैं कि जब इस प्रोपोर्शनल हट के बराबर का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है जिसको शो करते हैं क्या? k से। तो अगर हम यहां पे k एक स्थिरांक है और उसे वेग स्थिरांक कहते हैं। k क्या है? k को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वेग स्थिरांक जिसको डिनोट किया किससे बेटा? k से। स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण होने पर, देखिए इकाई सांद्रण का मतलब C का मान हम 1 मान लिए तो dx अपॉन dt जो है वो हो जाएगा k के। तो क्या करें? इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। आप इसे लघुत्री में भी ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बेटा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्लियर?
ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेग स्थिरांक तथा साम स्थिरांक में अंतर। वेग स्थिरांक तथा साम स्थिरांक में अंतर। देखिए एक छोटा सा अंतर है, अगर आप इसको समझोगे तो याद रखिएगा। इसका आंसर लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की, अभी जो आपको बता रहे थे कि वेग स्थिरांक अभिकारक पदार्थों की, ठीक है, इकाई सांद्रता पर होने वाली, इकाई सांद्रता पर होने वाली, क्या, इकाई सांद्रता पर होने वाली अभिक्रिया की गति को कहते हैं। अभिक्रिया की गति को कहते हैं। और अगर हमसे क्या पूछा, साम्य स्थिरांक, तो अगर हम साम्य स्थिरांक की बात करें, ये वेग स्थिरांक, तो याद रखिएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब वे अभिक्रियाएं जो बदलती हैं, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत क्रिया के साम्य स्थिरांक का अनुपात होता है। अगर हमसे कोई बात हो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, तो याद रखिएगा एक छोटा सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए NH4Cl को अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये NH3 और HCl में टूटेगा, जो रिवर्स होके वही बन जाएगी। बताइए इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं तो यस सर में आंसर दीजिए। हमारे पास अतिलघु का एक छोटा सा पैकेज था जो आपको हम दिखा रहे थे। हम लोग बात करें चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का सबसे पहला था अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो हम लोग ने देखा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। दूसरा, वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। तापीय गुणांक क्या है ना? तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग में इसका क्या संबंध है। नेक्स्ट, बहुत इजी, हमसे पूछा है तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है। ओके बच्चा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापीय गुणांक की। तो अगर हम तापीय गुणांक को देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तापीय गुणांक, आंसर क्या कह रहे हैं? तापीय गुणांक हमसे कहा तापीय गुणांक है, तो तापीय गुणांक 10 डिग्री सेल्सियस, याद हो गया। अंतर के दो भिन्न भिन्न तापों
पर वेग स्थिरांकों के अनुपात, वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि हमसे संबंध पूछा है। तो याद रखिएगा कि वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक बराबर T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान बटे T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का मान। एक छोटा सा फंडा बता रहे, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फंडा ही याद रहेगा। याद रखिएगा, प्राप्त मान हमेशा 2 और 3 के मध्य होता है। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को मेरा फंडा जरूर याद हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फंडा बेटा जरूर नोट करिएगा। 1/3 समापन, 1/3 समापन के लिए व्यंजक, व्यंजक बोले तो उसका सूत्र या फॉर्मूला। तो हमसे प्रथम कोटि का पूछा है, तो सबसे पहले आप प्रथम कोटि का फॉर्मूला ही नोट करिए। देखिए क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण। याद करिए बेटा, n = n0 e⁻ kT। याद है? अब आपसे कह रहा है कि जहां n t समय पर अभिकारक अणुओं की संख्या है, ओके बेटा, हमसे कह रहा है इसी n को प्रश्नानुसार n को 1/3 करना है। मतलब n को 2n0 बाई क्या कर दीजिए 3, तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए 3/2 e⁻kt या t1/3 = log 3/2/k। ये हो जाएगा आंसर। एकदम आसान तरीका। बताइए, क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ? अब जैसा कि हमारा अति लघु कह रहा था, क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 1/3 के लिए प्रयुक्त समय के लिए व्यंजक तो हमें याद हो गया, T1/3 k/, ठीक है, T जो है 1/3 k log 3/2 k। अब एक और क्वेश्चन है, अभिक्रिया का वेग दर क्या है?
अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को क्या करिए, परिभाषित कीजिए। अब याद करिए बच्चों, हमने फर्स्ट डे ही आपको अभिक्रिया का वेग दर बताया था कि वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा गया कि वह दर जिसमें समय के साथ अभिक्रिया की दर का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है उसे ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या, K बराबर dx अपॉन dt, सांद्रण और समय के साथ के परिवर्तन। उसके बाद करें अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को परिभाषित कीजिए। तो कहा गया कि किसी निश्चित क्षण पर किसी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन को, ठीक है, क्या, किसी निश्चित दर पर सांद्रता परिवर्तन को उस क्षण की तात्क्षणिक दर कहती है। तो ये छोटा सा हिंट लगा। तो एक हमारे अति लघु में भी एक छोटा सा होमवर्क, इस तरह एक एक अगर हम होमवर्क अपने से करेंगे तो 100% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, वरना हिंट के लिए हम आपको बता दिए। आइए, जैसा कि हमारी चैप्टर की आन बान और शान है, क्या, आंकिक प्रश्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है कि SO2Cl को, देखिए हम बोर्ड से हट रहे हैं, आप इसको कॉपी करिए। SO2Cl को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। टाइम दे दिया बेटा आपको, टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट का समय लग रहा है। अब हमसे कह रहा है कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, वेग स्थिरांक, और समय हमको दे दिया क्या, टी। टी कितना दिया, टी दिया है 60 मिनट। ठीक है, तो ये 60 मिनट किसका मान है, टी हाफ का मान है। और आपसे अब साफ साफ के प्रथम कोटि है, हमें क्या बताना है कि क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं जिसमें दोनों चीज आ जाए, के का मान भी आ जाए, टी हाफ का मान भी आ जाए। तो याद करिए, प्रथम कोटि के लिए छोटा सा फॉर्मूला बताए थे, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या याद रखे थे, के बराबर 0.693 बटा टी हाफ। अब आपसे साफ साफ कह दिया 0.693 और टी हाफ का मान 60 मिनट है, तो 60 मिनट को चेंज कर लो। हम लोग जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा 60 गुणे 60, ये हो गया हमारा क्या, 3600 सेकंड। अब इसी को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 1.925 गुणे 10 पे घाते -4, नीचे है सेकंड इनवर्स। ये इसका आंसर है, बहुत इजी। 60 मिनट को हम चेंज कर दिए सेकंड में और उसके बाद उसके भाग कर दिए। बताइए बेटा, इस लाइन में कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, देखिए ऊपर भी प्रथम कोटि, यहां भी प्रथम कोटि। अब यहां साफ साफ आपको कह दिया 50 सेकेंड वहां पे 60 मिनट था, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लिए तो 3600। अब यहां तो डायरेक्ट दे दिया क्या, 50 सेकेंड, तो डायरेक्ट उसी फॉर्मूले पे रखो, आंसर अपने आप बक देगा। हिंट दे दे, चलिए भाई हिंट ले लीजिए। फॉर्मूला क्या था,
के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ का मान आपको दे दिया, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट 50 सेकेंड दे दिया। अब आप भाग नहीं कर लोगे, अब इसको भाग करके आंसर बताओ, एकदम उसी के जैसा। बताइए, जल्दी से अपना आंसर भेजो, हम देख रहे हैं। कैलकुलेटर सबके पास है? ऐसा कोई है जिसके पास डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाए, 100 मिनट रह जाता है, तब बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या हो जाए, 1/4 रह जाता है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आंकिक है हमारा। तीसरा, प्रश्नानुसार हमें टी हाफ का मान इस बार कितना दिया भाई, 100 मिनट। अब चाहो तो मिनट को चेंज कर लो सेकंड में। अब बोला है कि प्रारंभिक मात्रा, तो मान लीजिए पहले माना प्रारंभिक मात्रा क्या ए है, तो टी समय बाद, तो टी समय बाद क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, मतलब 1/4 हो जाता है, जिसको कहा गया था 1/4। बताइए, तो फॉर्मूला रखो, के बराबर 2.303 टी लॉग ए बाई ए नॉट। अब ए की जगह तो ए ही है, 2.303 बाई टी क्या लॉग ए, ये ए की वैल्यू है और ये ए नॉट, ए बाई क्या हो गया 4। और प्रश्नानुसार हम के का मान यहां से निकालेंगे, फॉर्मूला के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई 100 मिनट। ये के की वैल्यू आ गई, इस के की वैल्यू को हम यहां रखेंगे, रख दीजिए 0.693 बाई 100, 2.303 बाई टी, ये ए से ए कट गया, 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया log 4। बताइए, अब log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2, तो 0.693 बाई 100, 2.303 टी 2 log 2। अब हम लोग जानते हैं log 2 की वैल्यू 0.3010, यहीं से हम इस मान को रखेंगे, तो क्या हो गया 0.693 बाई 100, 2.303 टी 2 इंटू 3010। अब क्या करिए भाई, काटने का प्रोग्राम करिए, काट कोट के आंसर बताइए, मिनट में ही चाहिए 200 मिनट। टी चाहिए तो टी को यहां ले लो, तो ऊपर हो गया 2.303 गुणे 2 गुणे 0.3010 बटा 0.693 गुणे 100। अब इसी को कैलकुलेट कर दो तो आंसर आ जाएगा क्या, 200 मिनट। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, ये रहा हमारा आंकिक। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए बेटा, लघु उत्तरी क्या कह रहा है कि आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर एक उदाहरण ले तो N2O5 के अपघटन की, N2O5
5 के अपघटन की कोटि निर्धारित कीजिए और आणविकता और अभिक्रिया में कोटि में अंतर बताइए। देखिए दो चीज, आणविकता और क्या, कोटि। तो आपको याद होगा कि आणविकता जो है वो सदैव पूर्ण संख्या में होती है और कोटि जो है वो क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो चलिए लघुत्री बनाइए। दो कॉलम बना लीजिए, एक आणविकता की और एक कोटि की। आप इसको यहां से आसानी से समझ सकते हैं। हमसे बोला है अंतर आणविकता और कोटि का, तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे कि आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आणविकता। नंबर 1, अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि हमेशा भिन्नात्मक भी हो सकती है। मतलब पूर्ण तो होगी लेकिन उसके साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो अगर हमसे पूछेगा सर क्या आणविकता हो सकती, तो आप कहेंगे नहीं, आणविकता नहीं हो सकती। चलिए, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें कोटि की, तो याद रखिएगा कोटि शून्य भी हो सकती है। ठीक है, इधर शून्य नहीं हो सकती लेकिन वो शून्य हो सकती है। लिखिए, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। कम से कम 5 पॉइंट तो होने चाहिए, है कि नहीं। अंतर का हमेशा ये रूल है कि 5 पॉइंट होना चाहिए। इस लाइन में कोई दिक्कत है, याद रखिएगा आणविकता एवं कोटि समान हो सकते हैं। इसमें भी, और जैसा कि हमसे कह रहा है N2O का अपघटन, तो उसको उदाहरण में लेते। अगर हम N2O के अपघटन की बात करें तो हम लोग के पास क्या था, N2O5, इसको तोड़ दिया तो 4NO2 प्लस O2, इस तरह दर हमें मिला के N2O5। इसको कॉपी कर लीजिए, लघु नंबर 1 का आंसर है। इस लाइन में बताइए
ठीक है, लघु नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, आपको याद होगा कि लघु का पूरा एक पैकेज बनवाए थे आपसे। आप वहीं से कॉपी करिएगा। फास्ट बेटा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, लघु 3 कह रहा है आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अगर हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया को देखें तो हमने क्या पाया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो। अगर कोई आपसे पूछे तो आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 ना हो, ऐसी अभिक्रियाओं को ही कहते हैं क्या, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। बताइए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे सुक्रोज का, तो C12 H22O11 प्लस H2O ये फॉर्म होके H प्लस बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारी आभासी एकाणुक अभिक्रिया थी। और अभी कुछ देर पहले आपको हिंट दिए थे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, तो ये दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा, जैसा कि अभी नीचे हम लोग देख रहे थे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया का आणविकता क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व जरूर करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।